नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, फिट होंगे। आज की जो इंग्लिश की क्लास हमारी होने वाली है, आज की क्लास में हम टेंस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टेंस टॉपिक को आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो टेंस टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ग्रामर में और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। इसको अपने एकेडमिक लेवल पे भी पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको ऑलरेडी आती होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भी आपको पहली बार फर्स्ट टाइम देखने को मिलेंगी। कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है जिसके सिलेबस में इंग्लिश आती है, अगर उसके सिलेबस में इंग्लिश है तो उसमें डेफिनेटली टेंस टॉपिक उसके सिलेबस में जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। आज जो हम टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो टेंस को बिल्कुल बेसिक से लेके, कोई भी अगर फ्रेशर स्टूडेंट है जो भी इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी बिल्कुल इजीली समझता चला जाएगा। एक बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक हम इसको लेके चलेंगे। और कोई स्टूडेंट जिसको लगता है कि उसने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो भी अगर इस टॉपिक को पढ़ेगा तो उसको भी पढ़ के बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी सीखने को कि उसने अभी तक उनको नहीं सीखा या पढ़ा होगा। तो आप ध्यान से इस टेंस टॉपिक जो है इसको समझिएगा। सबसे पहले जो टेंस को स्टार्ट करेंगे उसमें हम ये देख लेते हैं कि टेंस का मीनिंग क्या होता है, टेंस में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। चाहे वो एग्जाम आपका +2 लेवल का हो, 10th लेवल का, CGL लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, कोई भी SSC बोर्ड कंडक्ट कराता हो या कोई अदर बोर्ड कंडक्ट कराता हो, किसी भी एग्जाम्स में अगर टेंस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं या क्वेश्चंस बन सकते हैं तो किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे या किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी भी हम जिक्र करेंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, कैसे इजीली टेंस को बहुत ही एक आसान टॉपिक बनाना है, वो अभी आज की क्लास में मैं आपको शुरू करता हूं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं टेंस का। सबसे पहले टेंस जो टॉपिक है, टेंस जो वर्ड है, सबसे पहले तो देखते हैं कि टेंस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। टेंस का मीनिंग क्या होता है? तो काफी सारे लोग कहते हैं कि सर टेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है काल, और लोग ये मानते हैं कि टेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है काल। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि टेंस का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मीनिंग इसका काल होता है। हो सकता है काल से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो काल नहीं होता है। क्या होता है फिर वो हम देखते हैं। अगर काल इसका मान के चलते हैं कि काल इसका मीनिंग होता है, यानी कि टेंस का मीनिंग या अर्थ काल होता है, तो काल का हिंदी में पर्याय समय होता है। काल का हिंदी में पर्याय समय होता है और इस समय को इंग्लिश में हम टाइम भी कह सकते हैं। समय को इंग्लिश में हम टाइम बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो यानी कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि टेंस का मीनिंग काल होता है तो काल का पर्याय समय हुआ, तो समय को टाइम बोलते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि टेंस और टाइम दोनों एक ही कंसेप्ट है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के पर्याय या दोनों एक ही कंसेप्ट नहीं है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? टाइम जो होता है वो एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। टाइम जो होता है वो आपका एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है, और जो टेंस होता है वो हमारा ग्रामेटिकल टर्म होता है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम जो है वो एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। इसका साधारण सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, टाइम एक अलग कंसेप्ट होता है, टाइम का मीनिंग समय होता है। टेंस एक अलग कंसेप्ट होता है, टेंस का मीनिंग समय नहीं होता है, कुछ और होता है। क्या होता है वो मैं भी बताने वाला हूं। जो हम टाइम वर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि मुझे 5 मिनट का टाइम लगेगा ये काम करने में, या मुझे 5 मिनट का टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, तो क्या हम इसको टाइम वर्ड की जगह पर टेंस बोल सकते हैं? मुझे 5 मिनट का टेंस लगेगा ऐसा करने में, या मुझे 5 मिनट का टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप घर जा रहे हो,
आपके पिताजी का फोन आता है, आपसे पूछना है कितना टाइम लगेगा घर आने में, आप बोलते हो पापा 2 घंटे का टाइम लगेगा घर पहुंचने में। क्या टाइम वर्ड, अगर टाइम टेंस का पर्याय है तो उसकी जगह पे टाइम वर्ड बोल सकते हैं या टेंस वर्ड बोल सकते हैं कि मुझे 2 घंटे का टेंस लगेगा घर पहुंचने में? नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये दोनों जो वर्ड हैं, दोनों जो टर्म है, बिल्कुल अलग से टर्म है। और बेसिक सा डिफरेंस इनके बीच क्या है कि टाइम जो है वो नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, उसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल टर्म है, वो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, ग्रामर का एक कंसेप्ट है। और ग्रामर में क्या क्या पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एक्शंस का होना और डिफरेंट टाइम जोन में या डिफरेंट टाइम पीरियड में एक्शंस का होना, ये सारी चीजें हम टेंसेज में पढ़ते हैं। जबकि टाइम का ग्रामर से या टेंसेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ कि टेंस जो टॉपिक है, इस टेंस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ये तो क्लियर हुआ कि टेंस और टाइम दोनों कंसेप्ट एक नहीं है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, ग्रामेटिकल नॉन ग्रामेटिकल दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बेसिक सा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। फिर टेंस जो है वो होता क्या है? टेंस को फिर काल की जगह हिंदी में कहना चाहिए कालखंड। टेंस को काल की जगह क्या कहना चाहिए? अगर हिंदी इसका प्रॉपर हम करें तो इसका होगा कालखंड। क्या होगा? कालखंड। कालखंड का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। जो टाइम होता है उसके पीरियड, है ना, टाइम नहीं होता, टाइम के पीरियड। तो टेंस जो है उसका एक एप्रोप्रिएट मीनिंग होता है पीरियड ऑफ टाइम। जो टाइम है, टाइम मीन्स जब से ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, जब से दुनिया शुरू हुई है, ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, टाइम जब से स्टार्ट है, जब से दुनिया शुरू हुई है तभी से टाइम स्टार्ट है और तब तक दुनिया चलेगी। एंड ऑफ द अर्थ, एंड ऑफ द यूनिवर्स, तब तक दुनिया चलेगी, तब तक टाइम है। पहले जब से दुनिया शुरू हुई है, बेशक से उस टाइम पे घड़ी नहीं थी, मोबाइल्स नहीं थे, टाइम मेजर करने के, टाइम को पता लगाने के कुछ हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, लेकिन टाइम तो चल रहा था। तो टाइम ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, जब से पूरा ब्रह्मांड, जब से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, यूनिवर्स बना है, दुनिया बनी है, तभी से टाइम चल रहा है। और जब तक ये पूरी दुनिया चलेगी तब तक टाइम, ये पूरा टाइम है, इसको हम टाइम जोन बोलते हैं, पूरा टाइम। अब इस पूरे टाइम को हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक वो पीरियड जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके, उसको हम पास्ट बोलते हैं। एक वो पीरियड जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके, वो पास्ट है। एक वो पीरियड जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वो प्रेजेंट है। एक वो पीरियड जिसको हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं या एक्सपीरियंस करेंगे, वो फ्यूचर है। तो ये पूरा का पूरा जो टाइम मैंने आपको बताया, ये पूरा, इसको हम टाइम लाइन मान लेते हैं। ये पूरी जो टाइम लाइन है, ये पूरी टाइम लाइन यानी कि पूरा जो टाइम है, टाइम जोन है, उसको हम 3 कैटेगरीज में या 3 उसके हम पार्ट्स कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? एक वो पार्ट जो हम एक्सपीरियंस कर चुके पास्ट में, एक वो यानी कि पहले जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके पास्ट, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रेजेंट, जिसको हम एक्सपीरियंस करेंगे या करने वाले हैं फ्यूचर। तो ये 3 जो है ये पीरियड्स ऑफ टाइम है, ये 3 पीरियड्स ऑफ टाइम है। इन 3 पीरियड्स ऑफ टाइम को ही टेंस कहते हैं। अब 3 पीरियड्स ऑफ टाइम को टेंस कहते हैं, यानी कि इन 3 पीरियड्स ऑफ टाइम्स में जो हम एक्शंस का होना पड़ेंगे, ये 3 पीरियड्स ऑफ टाइम में हम एक्शंस का होना पड़ेंगे कि इसमें पास्ट में हम किस किस टाइप्स के एक्शंस को पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट यानी कि जो एक्सपीरियंस हम करते हैं या कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में कौन कौन से हम एक्शंस या किस किस टाइप्स के एक्शंस को पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर उसमें किस किस टाइप के एक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे टेंसेज में। अब टाइम और टेंसेज का यही बेसिक सा फर्क है कि टेंसेज में तो हम ये जो 3 पीरियड्स ऑफ टाइम है, इनमें डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस को पढ़ने वाले हैं कि किस किस काइंड्स के किस किस टाइप्स के एक्शंस होते हैं इन तीनों पीरियड्स ऑफ टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि टेंस को हम प्रॉपर अगर कहें तो टेंस को पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि टाइम जब से स्टार्ट हुआ और जब तक टाइम चलेगा, उसको हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। एक वो पीरियड जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दैट इज पास्ट। एक वो पीरियड जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या करते हैं, दैट इज प्रेजेंट। एक वो पीरियड जिसको हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं या करेंगे, दैट इज फ्यूचर। तो 3 पीरियड्स ऑफ टाइम ये कहलाता है 3 टेंसेज। तो टेंसेज इसीलिए हम बोलते हैं टेंसेज 3 होते हैं। टेंसेज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 टेंसेज होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर हुई। आगे चलते हैं। बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं।
ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं आपको सीधे टेंसेस पे और टेंसेस के रूल्स वगैरह स्टार्ट कर दिए, बहुत छोटी छोटी सी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा, पैसेंस रखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं इस टॉपिक से। यहां तक बात क्लियर हुई, अब आगे चलते हैं। यानी कि हमें समझ में आया जो टेंसेस है, टेंसेस पीरियड ऑफ टाइम है, तो टेंसेस को तो पीरियड ऑफ टाइम हम यहां पे लिख देते हैं। फिर ये जो टेंसेस यानी कि पीरियड्स ऑफ टाइम है, ये कितने हैं ये भी हमने देख लिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम ये कहें कि 3 टेंसेस होता है, या फिर हम ये कहें कि 3 पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि 3 पीरियड्स ऑफ टाइम होते हैं और टेंसेस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये तो हो गए 3 टेंसेस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि हमने ये पहले ही जिक्र किया है कि जो ये 3 पीरियड्स ऑफ टाइम है, इनमें हम एक्शंस का डिफरेंट काइंड्स के एक्शंस का होना पड़ते हैं कि किस किस टाइप्स के एक्शंस को हम डिनोट करते हैं या किस किस टाइप्स के एक्शंस का होना इनमें हम पढ़ने वाले हैं, वो हम देखेंगे। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि एक्शंस के जो काइंड्स होते हैं वो कितने, एक्शंस के जो काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं। बेसिकली एक्शन के जो काइंड्स होते हैं, सबसे पहला सिंपल, जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस को। तीसरा पढ़ने वाले हैं हम परफेक्ट, इसको हम कंप्लीट, परफेक्ट मींस कंप्लीट होता है। फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फोर्थ हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 जो हैं एक्शंस के काइंड्स हैं, यानी कि हम अभी जो बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एक्शंस का होना हम पढ़ेंगे पास्ट में अलग अलग काइंड्स के। तो ये 4 काइंड्स हैं जिनसे एक्शंस का होना हम दर्शाते हैं। ये 4 वो प्रकार हैं जिनसे एक्शन या क्रिया का होना दर्शाया जाता है। एक्शन मींस क्रिया, तो ये 4 वो प्रकार हैं बच्चों जिनसे क्रिया का होना दर्शाया जाता है, एक्शंस का होना दर्शाया जाता है। और ये चारों जो टाइप्स हैं एक्शंस का होना जिनसे हम दर्शाते हैं, वो पास्ट में भी यही 4 हम पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट में भी यही 4 काइंड्स पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में भी यही 4 काइंड्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल की। सिंपल जो है फर्स्ट काइंड, इसमें किस टाइप्स के एक्शंस को दर्शाता है सिंपल। सिंपल जो सिंपल एक्शंस है, इसके नाम से ही समझ लीजिएगा सिंपल एक्शंस। इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक्शंस डेफिनेट नहीं होते, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये डेफिनेट नहीं होते। तो सिंपल एक्शंस का होना हम दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में सिंपली किसी एक्शन का होना, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, हम अखबार पढ़ते हैं, वह लाइब्रेरी जाता है। ठीक है, सिंपली प्रेजेंट में कोई भी एक्शन जो है, सिंपली प्रेजेंट के किसी भी एक्शन का होना अगर हमें दर्शाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। एक्शन हैपन्स सिंपली, या एक्शन का सिंपली हैपन्स दर्शाते हैं हम सिंपल में या इंडेफिनिट में। इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं बिकॉज इसका कब एक्शन शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल आई रीड न्यूज़पेपर्स, मैंने कहा मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, कब मैंने पढ़ना शुरू किया कब मैंने खत्म किया, इसका कोई एग्जैक्ट प्रॉपर टाइम नहीं होता। दैट इज व्हाई इसको हम सिंपल या इंडेफिनिट भी बोलते हैं। एक्शन हैपन्स सिंपली, सिंपली एक्शंस का होना दर्शाता है सिंपल या इंडेफिनिट। अब ये जो सिंपल या इंडेफिनिट काइंड है, टाइप है, ये सिंपल एक्शंस का होना दर्शाता है। इसको हम पास्ट में लगाएंगे तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यानी कि पास्ट में सिंपली किसी एक्शन का होना, पास्ट में सिंपली किसी एक्शन का होना, किसी क्रिया का होना, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल मैं कल मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गया था, तो पास्ट में सिंपली कोई एक्शन हुआ। कल हम क्रिकेट मैच खेलने गए थे, पास्ट में सिंपली हमने कोई एक्शन किया, तो वो क्रिया की, तो सिंपली पास्ट में किसी एक्शन का होना अगर दर्शाना हो तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट में सिंपली किसी एक्शन का होना दर्शाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। फ्यूचर में सिंपली किसी एक्शन का होना दर्शाना है, सिंपली किसी क्रिया का होना दर्शाना है, तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। समझ में आई बात? ये क्लियर हुआ। ये फर्स्ट काइंड है
जो एक्शन का होना, सिंपली एक्शन का होना दर्शाता है। दैट इज वाई इसको सिंपल या इंडेफिनिट बोलते हैं। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेस। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेस। इसके भी हम कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मींस क्या होता है? कंटिन्यू, कंटिन्यू मींस लगातार, जारी, और प्रोग्रेसिव यानी कि प्रोग्रेस से बना है ना। इट मींस ये क्या दर्शाएगा? कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव जो काइंड है ये किस प्रकार के एक्शंस को दर्शाता है? ये प्रोग्रेसिव एक्शंस को या कॉन्टिन्यूअस एक्शंस का कंटिन्यू रहना दर्शाता है, यानी कि क्रिया का लगातार जारी रहना, या कोई भी एक्शन है उसका इन प्रोग्रेस में रहना या उसका लगातार जारी रहना दर्शाता है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। ये दर्शाता है एक्शन इन प्रोग्रेस, एक्शन का प्रोग्रेस में रहना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे मान लीजिए एक्शन का प्रोग्रेस में रहना, अगर इसको हम प्रेजेंट के साथ लगाएंगे, प्रेजेंट में एक्शन का प्रोग्रेस में रहना। फॉर एग्जाम्पल वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स न्यूज़पेपर का पढ़ने का जो एक्शन है वो प्रेजेंट में चल रहा है, जारी है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। कोई भी अगर इसको हम पास्ट के साथ लगा के चलेंगे तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस मींस पास्ट में एक्शन का प्रोग्रेस में रहना। दे वर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच खेल रहे थे, यानी कि जो खेलने का काम है, क्रिकेट मैच खेलने का जो एक्शन है वो हो रहा था इन पास्ट, पास्ट में प्रोग्रेस में था, जारी था। दैट इज वाई अगर इसको हम पास्ट के साथ लगाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, यानी कि एक्शन का पास्ट में प्रोग्रेस रहना। अगर हम इसको फ्यूचर के साथ लगाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनेगा, यानी कि एक्शन का फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला है थर्ड जो काइंड है वो परफेक्ट है। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट को हम बोलते हैं कंप्लीट। परफेक्ट को क्या बोलते हैं? कंप्लीट, ठीक है। परफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण, यानी कि जो अधूरा ना हो, जो पूरा हो, इसको हम कंप्लीट भी बोल सकते हैं। कंप्लीट यानी कि पूर्ण, जो पूरा हो, जिसमें कोई अधूरापन या जो कोई अधूरा ना हो, पूर्ण बोलते हैं उसको। यानी कि ये परफेक्ट जो है ये किस प्रकार के एक्शंस को दर्शाएगा? जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके होंगे। परफेक्ट को अगर हम प्रेजेंट के साथ लगाएंगे तो ये बनेगा प्रेजेंट का परफेक्ट। दैट मींस प्रेजेंट में एक्शन का कंप्लीट होना, क्योंकि परफेक्ट मींस कंप्लीट होता है, तो ये एक्शन का कंप्लीट होना दर्शाता है। परफेक्ट क्या दर्शाता है? एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन का कंप्लीट होना दर्शाता है। अगर इसको हम प्रेजेंट के साथ लगाएंगे तो ये बनेगा प्रेजेंट का परफेक्ट। दैट मींस एक्शन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में एक्शन का कंप्लीट होना। अगर इसको हम पास्ट के साथ लगाएंगे तो ये बनेगा पास्ट का परफेक्ट। दैट मींस एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में एक्शन का कंप्लीट होना। अगर इसको फ्यूचर के साथ लगाएंगे तो फ्यूचर बनेगा फ्यूचर का परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर में एक्शन का कंप्लीट होना। क्लियर हुआ? परफेक्ट मींस होता है कंप्लीट। हम आम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई ड्रेस लेना हम जाते हैं और ड्रेस का कलर या मैचिंग कोई भी हम चेक करते हैं, देखते हैं, तो बोलते हैं ना परफेक्ट मैचिंग है, परफेक्ट पेयर है, परफेक्ट कलर है, हस्बैंड वाइफ बहुत हैंडसम हस्बैंड है, बहुत ब्यूटीफुल वाइफ, बोलते हैं परफेक्ट कपल है। तो परफेक्ट मींस होता है कंप्लीट, जिसमें कोई कमी ना हो, उसको परफेक्ट बोलते हैं। दैट मींस कंप्लीट। परफेक्ट का मींस हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। फोर्थ काइंड जो हमारा है परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये परफेक्ट कंटीन्यूअस किस प्रकार के एक्शंस का होना दर्शाएगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें कंटीन्यूअस वर्ड आ रहा है। दैट मींस ये कंटीन्यूअस यानी कि कंटिन्यू, एक्शन का कंटिन्यू रहना तो दर्शाएगा, एक्शन का कंटिन्यू रहना तो दर्शाएगा, एक्शन का जारी रहना, क्रिया का जारी रहना तो दर्शाएगा। किस प्रकार से दर्शाएगा? क्योंकि क्रिया का जारी रहना तो कंटीन्यूअस भी दर्शा रहा है। जो सेकंड वाला काइंड हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, ये भी एक्शन का या क्रिया का जारी रहना, एक्शन का प्रोग्रेस में रहना। और जो फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी एक्शन का प्रोग्रेस में रहना। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि परफेक्ट यानी कि इसका प्रॉपर टाइम होगा जिससे एक्शन स्टार्ट हुआ है। परफेक्ट मींस कि प्रॉपर टाइम होगा जिससे एक्शन स्टार्ट हुआ है, और प्रॉपर टाइम से एक्शन स्टार्ट होता है। कोई भी प्रॉपर टाइम है, वो डेफिनेट भी हो सकता है, इट में भी इंडेफिनेट भी हो सकता है। कोई भी एक प्रॉपर टाइम है, वो डेफिनेट और इंडेफिनेट कुछ भी हो, वहां से एक्शन शुरू होता है और एक्शन आगे प्रोग्रेस में रहता है, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे दो सेंटेंस बोलता हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, एक तो सेंटेंस ये हुआ, मैं आपको सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, दूसरा सेंटेंस ये हुआ। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, दैट मींस इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि एक्शन प्रोग्रेस में है। इंग्लिश पढ़ाने का जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो एट प्रेजेंट प्रोग्रेस में है, जारी है, प्रोग्रेस में है। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसका मीन्स क्या हुआ कि एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में तो है, लेकिन वो स्टार्ट कब से हुआ? सुबह से। तो उसमें स्टार्ट होने का एक कोई टाइम दिया गया है,
इट में भी डेफिनेट और इनडेफिनेट, वो टाइम जो दिया गया है वहां से एक्शन का स्टार्ट होना और एट प्रेजेंट जारी रहना अगर दर्शाया जाए तो वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही फर्क होता है, कॉन्टिन्यूअस सिर्फ एक्शन का प्रोग्रेस में रहना या जारी रहना दर्शाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन का किसी टाइम से स्टार्ट होना यानी कि स्टार्ट होने का टाइम भी दर्शाएगा और उसका जारी रहना भी दर्शाएगा, ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट मींस क्या होता है, एक्शन starts from a point or period of time but still in progress। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या दर्शाता है, एक्शन का किसी भी टाइम से स्टार्ट होना यानी कि स्टार्ट होने का टाइम भी दर्शाएगा, साथ में उसका जारी रहना यानी कि प्रोग्रेस में रहना ये भी दर्शाएगा। कॉन्टिन्यूअस सिर्फ एक्शन का प्रोग्रेस में रहना दर्शाता है, एक्शन का स्टार्ट होने का टाइम कॉन्टिन्यूअस नहीं दर्शाता है। तो चलिए आज अभी जो हमने जिक्र किए, फिलहाल जो स्टार्ट किया हमने जहां से, वो सारी चीजें, सबसे पहले तो हमने टेंस के कंसेप्ट को समझा कि इसका प्रॉपर जो मीनिंग है वो क्या होनी चाहिए। दूसरा हमने देखा कि टेंसेस जो है वो अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीन होते हैं। तीसरा हमने देखा फिर सर ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तीन टेंस होते हैं, तो फिर ये चार क्या होते हैं, ये चार टेंस नहीं होते क्योंकि टेंस का मीनिंग होता है पीरियड ऑफ टाइम। फिर ये चार क्या है, ये चार वो टाइप्स हैं या चार वो काइंड्स हैं जिनसे एक्शंस का होना दर्शाते हैं या क्रिया का होना, यानी कि ये चार वो प्रकार हैं जिनसे क्रिया का होना हम दर्शाते हैं, यानी कि चार प्रकार की क्रियाओं का होना हम हर एक टेंस में दर्शाते हैं। पास्ट में इन चार प्रकार की क्रियाओं का या एक्शंस का होना हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट में इन चार काइंड्स के, चार टाइप्स के एक्शंस का होना हम पढ़ेंगे, फ्यूचर में ये चार काइंड्स के, फोर काइंड्स जो हैं या टाइप्स जो हैं इनके इन फोर टाइप्स के एक्शंस का होना हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यही चारों हम पास्ट में, यही चारों प्रेजेंट में, यही चारों फ्यूचर में। इसलिए कई बार लोग जो हैं वो 12 टेंसेस बोलते हैं कि टेंसेस टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, बिकॉज हालांकि जो जेन्युइनली है वो टेंसेस 3 होते हैं। फिर ये चार जो होते हैं, ये चार वो काइंड्स या वो चार टाइप्स होते हैं जिनसे हम एक्शन का होना या क्रिया का होना दर्शाते हैं। दैट इज वाई इसके चार, इसमें भी चार, इसमें भी चार, इसलिए लोग उसको 12 टेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जो भी है आप लोगों को कंसेप्ट एकदम क्लियर करके चलना है कि टेंसेस के जो होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्चुअल में जो टेंस होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। फिर फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि फ्यूचर जो है वो इमेजिनरी एक्शंस को दर्शाता है। फ्यूचर किसको दर्शाता है, इमेजिनरी एक्शंस। इमेजिनरी एक्शंस का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, यानी कि ये कल्पना वाले एक्शंस को दर्शाता है, इमेजिनेशंस को दर्शाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पास्ट वो है जो निकल गया, जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके। दैट मीन्स जो भी हमने किया या जो भी हम कर रहे थे या जो भी हमने कंप्लीट किया था वो जेन्युइन था। जो हम कर चुके हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो जेन्युइन है। दैट इज पास्ट में जो भी एक्शन हुआ, ये चार जो काइंड्स हैं, जो भी हैं, किसी भी काइंड का एक्शन हुआ वो जेन्युइन है, तो पास्ट एक प्रॉपर टेंस होता है। प्रेजेंट जो हम करते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये भी एक प्रॉपर, क्योंकि हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, इसको भी जेन्युइन टेंस माना जाता है, जेन्युइनली। फ्यूचर जो है ये इमेजिनरी एक्शंस को दर्शाता है। मैं अगले साल ऐसा करूंगा या करने वाला हूं, ये मेरी इमेजिनेशन है, ये मेरा इंटेंशन है कि ऐसा होगा। मैं कल इस समय सो रहा होगा या वह कल इस समय खेल रहा होगा, ये इमेजिनेशन है कि ऐसा हो रहा होगा। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि वो वास्तविकता वो होती है, रियलिटी वो होती है जो हम कर चुके हैं या हम करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं या एक्सपीरियंस कर चुके हैं। दैट मींस पास्ट और प्रेजेंट ये तो जेन्युइनली 2 टेंसेस होते हैं। फ्यूचर जो है वो इमेजिनरी एक्शन को दर्शाता है कि हमारी इंटेंशन, लाइकलीहुड या इमेजिनेशन होती है कि हम ऐसा करेंगे, कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई जो फ्यूचर है उसको टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी हम जो है सभी जो टीचर्स या हम आप सब जो है वो 3 टेंसेस पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। पर ये बात ध्यान रखिएगा, जेन्युइनली जो मैंने आपको बोला कि फ्यूचर इमेजिनरी एक्शंस को दर्शाता है, इसी कारण टेंसेस को आप ये प्रॉपर जो टेंसेस मानते हैं वो 2 को ही मानते हैं, लेकिन हम तीनों टेंसेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे की प्रोसेस स्टार्ट करें। यहां तक हमने पढ़ा और इसको हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं इसमें
3 टेंसेस हमने देखे, 3 के 4 काइंड्स हमने देखे। अब काइंड्स के आगे हम पढ़ते हैं। जो फोर्थ काइंड हमने देखा था, फोर्थ काइंड देखा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था एक्शन starts from a point or period of time but still in progress। एक्शन का किसी भी पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम से स्टार्ट होना। तो हम ये समझते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जो कंसेप्ट है ना, इसको समझते हैं थोड़ा सा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फोर का जो यूज होता है वो इसी पर बेस्ड होता है कि वहां पे जो टाइम गिवन है वो डेफिनेट है कि वो इनडेफिनेट है। यानी कि इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे कि जो टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं, और डेफिनेट टाइम क्या होता है और क्या क्या होता है, इंडेफिनेट टाइम क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, कब हम सिंस यूज करेंगे, कब हम फॉर यूज करेंगे। छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हो सकता है आपको आता हो, लेकिन जिनको नहीं आता वो भी ध्यान से समझना, और जिनको आता है वो भी एक बार ध्यान से समझना है इसको। हो सकता है कुछ चीजें आपको नई सीखने को मिले। तो यहां पे हम देखते हैं, इसीलिए परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस या फॉर का यूज करते हैं टाइम से पहले, जो भी टाइम गिवन है वो सिंस या फॉर का हम वहां पे यूज करते हैं। सिंस या फॉर जो है ये प्रपोजिशंस भी होते हैं, कंजक्शंस भी होते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल जो है ये प्रपोजिशंस के रूप में जब यूज हो रहे हैं तो इनका अर्थ इस अर्थ में, किस अर्थ में यूज हो रहे हैं, से के अर्थ में यूज हो रहे हैं। से के अर्थ में, किसके अर्थ में यूज हो रहे हैं, से के अर्थ में। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल में कहा था, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से पहले मैंने सिंस यूज किया, सिंस मॉर्निंग। यहां पे इनका अर्थ से निकलता है, सिंस और फॉर दोनों का अर्थ। सिंस और फॉर का यूज होता है टाइम से पहले, जो भी टाइम गिवन है उससे पहले सिंस और फॉर का यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंस का यूज कब करने वाले हैं या सिंस का यूज कब होता है और फॉर का यूज कब होता है, ये डिपेंड करता है टाइम पे। ये डिपेंड करता है टाइम पर। ये जो टाइम है अगर ये डेफिनेट हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो इससे पहले सिंस का यूज होगा। ये जो टाइम है जो गिवन होता है ये अगर इंडेफिनेट हुआ, अनडिफाइंड हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हुआ, तो इससे पहले फॉर का यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डेफिनेट टाइम क्या होता है या पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। हम सिंस का यूज कब करते हैं, सिंस का यूज करते हैं हम किससे पहले, डेफिनेट टाइम से पहले या पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम यूज करते हैं सिंस का। अब डेफिनेट टाइम क्या होता है, डेफिनेट टाइम जो डिफाइंड हो, जो टाइम यानी कि एग्जैक्ट टाइम भी हो सकता है, कोई भी आपका एग्जैक्ट टाइम हो सकता है। जैसे एग्जैक्ट टाइम हम बोलते हैं 8 o'clock, या हम बोलते हैं 10 AM, या हम बोलते हैं 8 PM, यह हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक है, 8 o'clock होते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 8 o'clock। ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 10 PM, 10 PM, 8 PM। तो यहाँ पे 10 PM, 8 PM एग्जैक्ट टाइम जो भी होता है ना, 10 o'clock, 8 o'clock, ये एक डेफिनेट टाइम होता है हमारा। पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जैसे होता है, सेम चीजें हैं। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये एग्जैक्ट पॉइंट है ना, 8 o'clock आपको बता दिया एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। 12 o'clock या 12 PM एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर डेफिनेट टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में और क्या चीजें आती है, डेफिनेट टाइम में हम और चीजें पढ़ते हैं, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट्स ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट्स ऑफ टाइम है। ठीक है, डेफिनेट टाइम में हम क्या देखते हैं और, ठीक है, एग्जैक्टली जो नेम ऑफ, यानी कि कोई भी अगर डे का नाम है, एग्जैक्ट नेम है डे का, कोई भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी नेम ऑफ डे, दिन का नाम क्या माना जाता है, डेफिनेट टाइम माना जाता है, उससे पहले सिंस का यूज होगा। नेम ऑफ डेट, कोई तारीख का नाम, डेट का नाम डेफिनेट माना जाता है, उससे पहले सिंस यूज होगा। नेम ऑफ मंथ, एग्जैक्ट कोई मंथ का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है वो डेफिनेट माने जाते हैं, उससे पहले सिंस का यूज होगा। नेम ऑफ ईयर, ईयर को भी डेफिनेट माना जाता है, उससे पहले भी सिंस का यूज होगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि नेम ऑफ डे है, डेट है, मंथ है, ईयर है, एग्जैक्ट अगर है,
इनका नाम, तो ये सब डेफिनेट माने जाते हैं। इनसे पहले क्या यूज होता है, इनसे पहले सिंस का यूज होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसके अलावा ग्रामर ये कहती है कि जो मॉर्निंग, इवनिंग, नून वगैरह है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, इनको भी डेफिनेट टाइम मानते हैं। इनको भी क्या मानते हैं, डेफिनेट टाइम। जैसे मैंने एग्जांपल बार बार लिया, he has been reading newspaper since morning, I have been playing a chess match since morning, since evening। तो मॉर्निंग, इवनिंग, नून ये भी डेफिनेट माने जाते हैं और इनसे पहले भी सिंस यूज होता है। हालांकि जो है कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून हमें ऐसा लगता है कि भाई मॉर्निंग तो रात के 12 बजे के बाद से अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक मॉर्निंग होती है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मैं सुबह से इंग्लिश याद कर रहा हूँ या सुबह से मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो कब से मान के चले, सुबह 6 बजे से, सुबह 8 बजे से, सुबह 10 बजे से, क्योंकि सुबह तो रात के 12 के बाद शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन ग्रामर ये मान के चलती है कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून वगैरह दिए गए हैं तो उनको आप डेफिनेट मान के चलिए और उनसे पहले सिंस यूज करिए। तो आपको सिंस का कंसेप्ट समझना है तो हमें क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। क्लियर हुआ सिंस का यूज। अब इसके बाद हम देखने वाले फोर का यूज। ठीक है, इसको आप लोग जिस भी, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप रजिस्टर में वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक कर इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स में आप लिख लीजिएगा इसको। अब हम आगे चलते हैं फोर के यूज पे, कि फोर का जो यूज है वो किस कंडीशन में होता है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। चलिएगा, यहां पे जो सिंस का यूज है ये हमने देखा डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हुआ। सिंस का यूज डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हुआ। और क्या क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट कोई टाइम होता है ये है। फिर डेफिनेट टाइम में क्या है, नेम ऑफ डे है, डेट है, मंथ है, ईयर है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको समझना है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं फोर का यूज। इसके बाद हम अगला लेते हैं जो भी है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं फोर का यूज। अब फोर का यूज कहां किया जाएगा, जैसे सिंस का यूज होता है बिल्कुल वैसे ही फोर का यूज होगा, और ये भी टाइम से पहले, लेकिन ये होगा पीरियड ऑफ टाइम या इंडेफिनिट टाइम। इंडेफिनिट टाइम या पीरियड ऑफ टाइम कहां होगा इसका यूज, इंडेफिनिट टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से पहले होगा। ठीक है, इंडेफिनिट टाइम में क्या क्या होता है, इंडेफिनिट टाइम का मतलब जो एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है उसको हम इंडेफिनिट टाइम है, जिसे बोलते हैं पिछले कुछ घंटों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, पिछले कुछ सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, पिछले कुछ घंटों से वो अखबार पढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों से वो कोचिंग नहीं जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ घंटों, पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ मिनट से, पिछले कुछ महीनों से, ये सब एग्जैक्टली डेफिनेट नहीं है, डिफाइन नहीं है। कुछ महीने में कुछ भी हो सकता है, कुछ दिनों में भी कुछ हो सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने, 40 दिन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इंडेफिनिट टाइम जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है वो इंडेफिनिट टाइम है। ठीक है, तो यहां पे यूज होता है जैसे लास्ट फ्यू यूज होता है। फ्यू मीन्स होता है जो नॉट डिफाइंड होता है, फ्यू मीन्स होता है कुछ, और फ्यू डिफाइंड नहीं होता। फ्यू मीन्स कुछ होता है, फ्यू एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्यू प्लस टाइम आ गया, ये सारा है, फ्यू प्लस टाइम है तो ये डिफाइंड नहीं है। इस तरह से सम टाइम कुछ भी आ जाए, फ्यू प्लस टाइम वगैरह, ये जो डिफाइंड नहीं होता है। आगे चलते हैं, मैनी डेज, मैनी आवर्स आ जाए तो फोर का यूज होगा। एग्जैक्टली पता नहीं है मैनी डेज, मैनी आवर्स कितने एग्जैक्ट कितने हैं, तो वो डेफिनेट इंडेफिनिट टाइम है, डेफिनेट नहीं है, इसलिए वहां पे क्या यूज होगा, फोर। फिर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पीरियड मीन्स होता है पीरियड, है ना, पीरियड यानी कि कालांश, है ना, कालांश यानी कि काल का अंश, समय का भाग, समय का कोई पीरियड। जिसे मान लीजिए 24 आवर्स के पीरियड को क्या बोलते हैं, डे बोलते हैं। 60 मिनट के पीरियड को क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं। 60 मिनट के पीरियड को क्या बोलते हैं, आवर। 24 आवर्स के पीरियड को क्या बोलते हैं, डे। 7 डेज के पीरियड को क्या बोलते हैं, वीक। 30 डेज, 29 डेज या 31 डेज के पीरियड को क्या बोलते हैं, मंथ। 12 मंथ्स के पीरियड को क्या बोलते हैं, ईयर। तो कभी भी आवर आ जाए, डे आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, तो उसके साथ फोर यूज होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर नेम ऑफ डे, नेम ऑफ वीक, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर तो अभी पढ़ चुके हैं सिंस के साथ, वहां इनके नाम पढ़े थे हमने। यानी कि अगर ईयर का नाम आ जाए कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016 प्रॉपर ईयर का नाम आ गया, सिंस यूज होगा। अगर सिर्फ ये आ जाए आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस या फॉर 2 years, मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, या फॉर 7 years, 7 years से पढ़ा रहा हूं, तो 7 years के साथ 4 यूज होगा, सिंस यूज नहीं होगा। समझिएगा इस कंसेप्ट को।
आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस या फॉर 7 years। तो 7 years का ये पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड है ये, और पीरियड है तो इससे पहले फॉर यूज होगा, ठीक है, सिंस यूज नहीं होगा। सिंस आई ईयर आ जाए, सॉरी आई ईयर आ जाए तब भी फॉर यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस या फॉर अ ईयर, है ना। अब यहां पे कोई सोचे सर ये तो ईयर्स प्लूरल था, ईयर्स जो पीरियड था इसलिए हमने फॉर लगा दिया, सिंस नहीं आएगा। यहां पे तो सिंस आई ईयर है, यानी कि 1 ईयर की बात कर रहा है, तो भी ईयर क्या है, पीरियड ऑफ, ये क्या दर्शा रहा है, पीरियड को, 12 मंथ्स के पीरियड को, तो भी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, सिंस यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसकी जगह पे क्या आ जाए, इसकी जगह पे एग्जैक्टली किसी ईयर का नेम आ जाए, 2019 आ जाए, 2016 आ जाए, कोई भी एग्जैक्ट नेम आ जाए ईयर का, तो फिर वहां पे क्या यूज होगा, फिर सिंस यूज होगा। इस बात को समझना है, ठीक है। ऐसे मंथ आ जाए केवल, अगर ये आ जाए कि यहाँ पे ईयर्स की जगह मंथ होता, a month, 2 months, 3 months, 4 months, a week, 2 weeks, 3 weeks, a day, 2 days, 4 days, तो भी 4 लगता। अगर नेम ऑफ मंथ आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो सिंस लगेगा। या नेम ऑफ डे आ गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो भी सिंस लगेगा, ठीक है। अगर सिर्फ डे आ जाए, a डे आ जाए, 2 days आ जाए, 3 days, 4 days, तो भी 4 लगेगा। अगर डे का प्रॉपर नाम आ जाए, संडे, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो सिंस लगेगा। अगर मंथ आ जाए, अ मंथ, 2 months, 3 months, 4 months, तो 4 लगेगा, क्योंकि मंथ और डे ये सारे पीरियड ऑफ टाइम है। अगर मंथ का नाम आ जाए प्रॉपर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है, तो फिर सिंस लगेगा। सेम ऐसे ईयर आ जाए, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 लगेगा, क्योंकि ईयर, मंथ, डे ये पीरियड को दिखाते हैं, पीरियड को दर्शाते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए 4 यूज होता है इनसे पहले। और अगर किसी भी एग्जैक्ट ईयर का नाम आ जाए, 2019, 18, 16, 17, 20, 22, तो सारा वहां पे सिंस यूज होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट छोटा सा बेसिक सा मैंने आपको बताया, सिंस और फॉर में फर्क बताया। फॉर का यूज हमें कब कब करना है, सिंस का यूज हमें कब कब करना है, कहां कहां पे फॉर का यूज नहीं करना है, सिंस का यूज कहां कहां पे नहीं करना है, इसको भी बिल्कुल समझते चलिएगा। जैसे हमने सिंस के यूज को देखा, बिल्कुल वैसा ही फॉर का यूज है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब हमने बात करते हैं थोड़ा सा सेंटेंसेस की। किसकी बात करते हैं, सेंटेंसेस की बात करते हैं कि टेंसेस का जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको भी बताया, जिक्र किया हमने। अब सेंटेंसेस का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम जब भी टेंसेस पढ़ेंगे, टेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्शंस का होना दर्शाएंगे। तो सेंटेंस तो हम लिखते हैं, सेंटेंस से ही हम इन चीजों को समझते हैं, सेंटेंस से ही पढ़ते हैं। सेंटेंस जो हम यूज करने वाले हैं टेंसेस में, वो 6 टाइप के सेंटेंसेस हम यूज करने वाले हैं। 6 टाइप के सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से हैं। वैसे सेंटेंस एक अलग से टॉपिक होता है ग्रामर में, और ग्रामर में जब सेंटेंस अपना अलग से टॉपिक होता है तो उसके अलग काइंड्स होते हैं, उसको उसके अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग आधार पे उसको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स में हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो टेंसेस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये अलग इसकी कैटेगरी क्लासिफिकेशन है। दूसरा अलग बेसिस पे हम पढ़ेंगे सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। 5 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं वो अलग बेसिस पे उनके क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। फिलहाल हम टेंसेस की बात कर रहे हैं। टेंसेस में जो एक्शंस का होना, कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, इंडेफिनिट या सिंपल का, वो हम सेंटेंसेस ही हम दर्शाते हैं उनको। सेंटेंसेस का जो हम यूज करने वाले हैं टेंसेस में, वो बेसिक से 6 सेंटेंसेस हम यूज करने वाले हैं। कौन से 6 सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव। इसको हम सिंपल भी बोलते हैं और कई जगह पर आपको इसे पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंपली किसी भी स्टेटमेंट को दर्शाता है, सिंपल कोई भी सिंपल स्टेटमेंट को दर्शाता है। अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स को दर्शाएंगे, तो फिर हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। पहला सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव, इसको सिंपल भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं।
दूसरा सेंटेंस हुआ हमारा नेगेटिव, ये नेगेटिव स्टेटमेंट को दर्शाता है, नेगेटिव सेंटेंस है दूसरा। तीसरा सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चौथा जो हमारा सेंटेंस है, फोर्थ जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। फिफ्थ जो सेंटेंस है हमारा वो WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और जो सिक्स्थ हमारा है वो WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 6 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं इनको हम यूज करने वाले हैं टेंसेस में। अब ये तो बेसिक से आप सबको पता है, नहीं पता तो आपने देख लिया है। ये जो बेसिक सी चीजें हैं, अब इसके बारे में इसकी और एक बेसिक सी चीज समझने वाले हैं सेंटेंसेस की, इनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है वो जरूरी होता है, उसको समझना भी जरूरी होता है कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है। तो उसको थोड़ा सा हम देखें। जब हम उसको देखेंगे सेंटेंसेस और उनके स्ट्रक्चर्स, अब स्ट्रक्चर्स का मीन्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब, कहां कहां कैसे कैसे उनकी फॉर्म है, कैसे कैसे उनका ऑर्डर है, वो सारी चीज हमें देखना है। तो क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है बहुत से बच्चों को, स्ट्रक्चर या जो इसका सेंटेंस के जो पार्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर एक ऑर्डर में कंफ्यूजन होता है। सर नॉट कहाँ लगाए, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाए, मैन वर्ब के पहले लगाए, बाद में कैसे कहाँ लगाए। हेल्पिंग वर्ब अगर बड़ी हो, 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स वाली हो तो नॉट को सबसे पहले लगाएं कि सबके बाद में लगाएं कि बीच में लगाएं कि कहाँ लगाएं। ये बेसिक से कंफ्यूजन रहते हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा। बहुत से बच्चे हैं जो आज तक भी ये गलती रिपीट करते आए हैं, दोहराते आए हैं, और वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है हमें। कि इनका स्ट्रक्चर जो है आपको लगता है कि बचपन में हमने पढ़ रखा है, सर हमें बहुत अच्छे से याद है, मैं क्वेश्चंस दूंगा आपके सामने अभी, तो हमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है किसी को भी, इनका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए आपको। इनका स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं इसका सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जो भी दी गई होगी या मैन वर्ब होगी, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी इसमें एटसेट्रा यानी कि कीवर्ड्स या अदर वर्ड्स वगैरह लास्ट में जो दिए गए होते हैं, एडवर्ब्स वगैरह हम बात करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस वगैरह लास्ट में आते हैं। उसके बाद नेगेटिव की हम बात करते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी अगर एडवर्ब्स एक्सेट्रा दिया गया तो वो आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तीसरा है हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मैन वर्ब का यूज होता है, फिर कोई ऑब्जेक्ट है, फिर कोई भी एडवर्ब्स वगैरह दिया गया है तो वो आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सर इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट उसके बाद, फिर उसके बाद नॉट आता है, फिर हमारा मैन वर्ब का यूज होता है, फिर मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी एटसेट्रा यानी कि कीवर्ड्स, एडवर्ब्स वगैरह वो आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो गया। WH वर्ड इंटरोगेटिव की हम बात करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले WH वर्ड आता है, कोई भी WH वर्ड हो सकता है। WH वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, व्हाट, हु, whom, whose, where, why, ये सारे WH वर्ड्स हैं, बहुत सारे होते हैं। WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब आएगा, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कोई एटसेट्रा है तो वो आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं सर WH वर्ड इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। WH वर्ड इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले WH वर्ड आता है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद मैन वर्ब आएगा, मैन वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जो गिवन होगा वो आएगा, उसके बाद एटसेट्रा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें फर्क कितना है WH वर्ड इंटरोगेटिव में, बस नॉट आ जाता है, सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर मैन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एटसेट्रा यानी कि कोई एडवर्ब वगैरह है वो आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये बेसिक से सेंटेंसेस और मैंने आपको बेसिक सी चीजें बताई, स्ट्रक्चर्स आपको पता है, आप सब जानते हो, कंफ्यूजन यहां नहीं होगा, है ना। आपको लग रहा है कि सर आप कंफ्यूजन कह रहे हो, यहां कहां कंफ्यूजन होगा, यहां नहीं होगा।
कंफ्यूजन होगा जब इसको स्ट्रक्चर को हम अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस पे, तो वहां कैसे अप्लाई करेंगे, वहां कंफ्यूजन होता है, ठीक है, उसको हम बता रहे हैं अभी, यहाँ इसके आगे हम उसको पढ़ने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं, तो इसको भी आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा, अपने माइंड में, अपने दिमाग में इसको एक बार आराम से सेट कर लो, आराम से एक एक सेंटेंस और स्ट्रक्चर को देखना है और उसको आराम से अपने माइंड में सेट करना है। इसको माइंड में जब सेट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस पर, क्वेश्चंस पर इसको हम अप्लाई करेंगे, इसको फिर देखेंगे कि इसमें कैसे कंफ्यूजन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसको सेट करना अपने दिमाग में जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, फिर आगे हम बात करते हैं। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपका, फॉर एग्जाम्पल, by next Monday will they have not been taking English class for next few days। ये सेंटेंस है हमारा, इसको मैंने पार्ट्स कर दिया, मैंने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। हमें देखना है कि ग्रामेटिकली कौन से पार्ट में एरर है, हमें क्या देखना है, ग्रामेटिकली कौन से पार्ट में एरर है, इस क्वेश्चन को हमें देखना है। ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट में कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली एरर है, और अगर कोई भी एरर आपको नहीं लगती है तो हमारा आंसर होगा डी पार्ट, नो एरर का। थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, ठीक है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और। अमंस एल्डर ब्रदर will have not submitted his English project by tomorrow। ये सेंटेंस है, अमन एल्डर ब्रदर, इसमें ए पार्ट है, will have not submitted, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। ये दोनों क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। जब इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम इनमें जो भी ग्रामेटिकली एरर है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए पार्ट में है कि बी पार्ट में है कि सी पार्ट में है, या कोई भी पार्ट में अगर एरर नहीं लगती है तो हमारा आंसर फिर डी पार्ट होगा, लेकिन इनमें एरर है किसी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है, ये चीज हमें तब समझ में आएगी जब हमें जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, उस स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से सेंटेंसेस में अप्लाई करना, या वो स्ट्रक्चर हमारे माइंड में एक सेट, मतलब माइंड में सेट रहेगा। जब हम उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना सीख जाएंगे सेंटेंसेस में, तो हमें इजीली ऐसे टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चंस है। आपको खुद को हो सकता है आपको आंसर पता हो, फिर भी इसके जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। हो सकता है आपको आंसर नहीं पता हो, नहीं पता है तो भी जब हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपको आसानी से वो भी चीज समझ में आ जाएगी कहाँ एरर है और कहाँ क्या एरर नहीं है इसमें, ठीक है। ये दो सेंटेंसेज हैं, इनमें आप एरर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही करते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी, इसमें अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम इससे आगे का स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर हम प्रॉपर एक प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, प्रॉपर तरीके से एक एक टेंस को लेके पढ़ना शुरू करेंगे। वो हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि एग्जाम्स में किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका सॉल्यूशन किस टाइप से करना है।
आज की क्लास में थोड़ा सा बेसिक्स में ही पूरा टाइम हमारा निकल गया। बेसिक समझाना ये जरूरी था क्योंकि ये नींव है इस टॉपिक की, इनको समझना, छोटे छोटे से कंसेप्ट है लेकिन ये समझना जरूरी था। जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हुए ये चीजें समझेंगे कि एग्जाम्स में किस किस टाइप से टेंस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जिस भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें कैसे करना है विद इन सेकेंड, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे इजीली। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।